सभी दोस्तों को नमस्कार है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक गोदरेज के मेडिकल डीप फ्रीजर में कंप्रेशर को चेक करेंगे और उसमें कंप्रेशर को रिप्लेस भी करेंगे। दोस्तों ये एक R290 रेफ्रिजरेंट की यूनिट है और इस यूनिट में हमने एक कंप्रेशर को कुछ 2 दिन पहले लगाया था, लेकिन वो कंप्रेशर नहीं चल पाया। इसलिए हम इसमें अब दोबारा कंप्रेसर रिप्लेसमेंट करेंगे और वो सारी जो बातें हैं इस दौरान घटित हुई वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी मैं आपको अपने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जा रहा हूं, जहां पर इस डीप फ्रीजर को लगाया गया है ताकि हम आइस पैक को जमा कर हमारे वैक्सीनेशन को ठीक प्रकार से तापमान को मेंटेन करते हुए हर बच्चे तक एक अच्छी वैक्सीन उपलब्ध करा पाएँ। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हमारी जो वैक्सीन है वो 2 से 8 के तापमान में रहे, जब तक वो बच्चे को लग ना जाए। अभी आप देखिए, इससे पहले टेक्नीशियन ने इसमें कंप्रेशर को रिप्लेस किया था, लेकिन वो कंप्रेशर 1 दिन भी नहीं चल पाया। अभी मैंने इस कंप्रेशर को चेक किया तो आप देख सकते हैं इसकी जो एम्पेयर है वो लगभग 7 एम्पेयर तक जा रही है और इसकी जो LRA है वो दोस्तों लगभग 9 एम्पेयर है, यानी कि इसका कंप्रेशर जाम हो चुका है। तो हमने सोचा क्या रिले या OLP ख़राब हो गए होंगे, तो इन्हें एक बार चेक कर लिया जाए। और हमने जब चेक करने के उपरांत दोबारा से फिर कंप्रेशर को चालू करके देखा तो वही परिस्थितियाँ जो पहले थी वो भी अब भी यही हैं। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि ये कंप्रेशर जाम हो गया। दोबारा से इसको फिर एक बार ट्राई ले रहा कि कंप्रेशर चल जाए, लेकिन कंप्रेशर में वही चीज़ें हैं जो पहले थी। ये 7 एम्पेयर लेकर इसका जो ओवरलोड प्रोटेक्टर है वो ट्रिप कर जाता है। इसके अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं है, ये गोदरेज कंपनी का ही कंप्रेशर है जो कि R290 रेफ्रिजरेंट का है। तो हमने इसको वहीं पर छोड़ दिया और अगले दिन हमने इसमें कंप्रेशर को रिप्लेस करने के लिए प्लान बनाया और आज हम इसमें कंप्रेशर को रिप्लेस करेंगे। ये देख सकते हैं आप GP8M1 कंप्रेशर है जो कि R290 रेफ्रिजरेंट का है। ये एक A3 कैटेगरी की फ्लेमेबल गैस है और इसमें जो रेफ्रिजरेंट की मात्रा दोस्तों वो है 75 ग्राम। हमें हमेशा फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट में जो रेफ्रिजरेंट की मात्रा रिफ़िल करनी होती है वो उसके वज़न के अनुसार ही करनी चाहिए, नहीं तो हम किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। सभी वायरिंग बिल्कुल ठीक प्रकार से हैं, कोई भी जोड़ ओपन नहीं है। यहाँ पर एक इशू हमारे सामने आया जस्ट अभी कि यहाँ की जो लाइट है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है और जो इसकी मिनिमम वोल्टेज हमें प्राप्त हो पा रही है वो है 150। हमारा स्टेबलाइजर 100 अप डाउन का है तो ये इसे कवर कर लेगा, लेकिन फिर भी ये समस्या अगर ज़्यादा दिन तक बनी रहती है तो इससे हमारे उपकरण की लाइफ कम हो जाती है, हमारा कंप्रेशर जल्दी ख़राब हो जाता है। इस स्टेबलाइजर में आप देखिए इनपुट वोल्टेज लगभग 140-150 के आसपास आ रही है। दोस्तों अगर ये 150 से नीचे चली जाती है तो ये अप नहीं कर पाएगा और हमें लाइट की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जहाँ भी आप उपकरण इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर आप 100 अप डाउन का ही स्टेबलाइज़र लगाएं ताकि कंप्रेशर को निर्बाध रूप से एक अच्छी सप्लाई मिलती रहे। हम गोदरेज का नया कंप्रेशर ले आए हैं जो कि सेम मॉडल है, सेम कैपेसिटी है, कोई भी इसमें फेरबदल नहीं है। सेम टू सेम कंप्रेशर ही हम रिप्लेस करेंगे R290 रेफ्रिजरेंट का। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आप हमेशा अगर फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है तो तौल कर यानी कि बाय वेट ही गैस को हमें भरना चाहिए। अब हमने हमारे इस यूनिट से रेफ्रिजरेंट को रिमूव कर दिया, जो कि आपको काफ़ी सावधानी से करना है, जिसका एक तरीका मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया। और फिर उसके बाद हमने कंप्रेशर को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए इसे ऑन किया तो फिर वही सेम पोजीशन थी। 7 एम्पेयर लेने के बाद ये बंद हो जा रहा था। दोस्तों अगर आप रेफ्रिजरेंट रिमूव कर रहे हैं और वो फ्लेमेबल है तो कम से कम थोड़ी देर रुक जाइए और कंप्रेशर से पूरी तरह से रेफ्रिजरेंट निकलने के बाद ही कोई आप एक्टिविटी कीजिए जिसमें स्पार्क होने के चांस हों। जैसा कि अभी हम इसे चेक कर रहे हैं तो इसमें भी एक स्पार्क होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए आप यह निश्चित कर लीजिए कि रेफ्रिजरेंट बिल्कुल पूरी तरह से इस स्थान से रिमूव हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ये हवा से
भारी रेफ्रिजरेंट होते हैं और ये नीचे की तरफ फैल जाते हैं और इससे कोई हादसा हो सकता है अगर हम जल्दबाजी करेंगे। उसका एक उदाहरण हम आगे देख पाएंगे वीडियो में। कंप्रेसर को हिलाकर, तेल को हिलाकर आप रेफ्रिजरेंट को तेज़ी से रिमूव कीजिए ताकि आप अपना कार्य जल्दी से कर सकें। जैसा हमने बताया कि इसमें एक ट्राई फिर ली गई और कंप्रेसर को दोबारा से चलाकर देखा गया कि अगर कंप्रेसर का जो पिस्टन है वो अगर स्टक अप होने से बच गया हो, लेकिन फिर भी समस्या वही है। इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि ये कंप्रेसर दोबारा से रन कर पाए। इसलिए फाइनली फैसला ले लिया गया कि कंप्रेसर को बदलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट होते हैं उनमें आपको काफ़ी सावधानी से कार्य करना होता है, नहीं तो आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा, खुले स्थान पर ही रेफ्रिजरेंट को रिमूव कीजिएगा। रेफ्रिजरेंट को रिमूव करते हुए आपके आसपास में कोई आग का सोर्स नहीं होना चाहिए, कोई स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये A3 कैटेगरी की हाई फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट होती है। फिर भी कंपनियों द्वारा एक निश्चित मात्रा ही उपकरण में भरी जाती है, लेकिन उसके बाद जब हम टेक्नीशियन से इसमें दोबारा रेफ्रिजरेंट रिफ़िल करते हैं तो वो मात्रा डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि हम एक कैपेसिटी जो कि कंपनी के द्वारा निर्धारित की हुई होती है उससे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट हम अगर फिल कर देते हैं तो वो मात्रा ज़्यादा हो जाती है और उससे कोई हादसा हो सकता है। अभी हम ब्रेजिंग करने से पहले एक बार श्योर करेंगे कि इसमें रेफ्रिजरेंट बचा तो नहीं है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं इसमें रेफ्रिजरेंट की मात्रा भी कुछ बची हुई है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और पूरा रेफ्रिजरेंट रिमूव होने के बाद ही ब्रेजिंग प्रोसेस को अपनाएं। क्योंकि दोस्तों, कभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। किसी भी कार्य के दौरान हमें हर कार्य को गंभीरता से ही करना चाहिए। अब हम ब्रेजिंग प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी ध्यान से और काफ़ी धैर्य से करना होता है। कोशिश कीजिए कि कोई भी जो ब्रेजिंग है वो लीकेज की संभावना से मुक्त हो, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हमारे पर्यावरण को नुकसान हो पा रहा है वो हमारे रेफ्रिजरेंट के लीकेज होने से ही होता है। इसलिए ध्यान से आपको ये कार्य करना है। ब्रेजिंग प्रोसेस करने के बाद अब हम वैक्यूम की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हमने एक डबल स्टेज का वैक्यूम पंप लिया है, जो अभी आप देख सकते हैं। हमेशा आप डबल स्टेज वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करवाने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो वैक्यूम है वो अच्छे प्रकार से हो जाए और हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो सिस्टम में आसानी से वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो पाए बिना किसी उच्च तापमान को प्राप्त किए हुए। तो दोस्तों, अब हम रेफ्रिजरेंट को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। ये एक सिंगल कंपोनेंट रेफ्रिजरेंट है, जो कि आप वेपर रूप में भी छोड़ सकते हैं या लिक्विड रूप में भी छोड़ सकते हैं। अगर लिक्विड रूप में छोड़ रहे हैं तो कंप्रेसर को बंद स्थिति में रहते हुए लिक्विड छोड़िए और उतनी मात्रा इसमें आप छोड़ दीजिए जितना इसके ऊपर वजन लिखा हुआ है, जैसा कि 75 ग्राम लिखा हुआ है। ये एक गलत प्रक्रिया है। कभी भी आप एंटी मोस्ट का इस्तेमाल ना करें किसी भी उपकरण में। दोस्तों, एंटी मोस्ट हमारे उपकरण में एक टीबी की बीमारी की तरह है, प्रविष्ट हो जाता है और हमारे कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है उसके जो ऊपर पॉलिश लगी होती है उसे हटा देता है, जिससे हमारा कंप्रेसर जल्दी शॉर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस डिफ्यूजर कंप्रेसर को बदल दिया है। अब हम इसका बैक प्रेशर कितना रखना है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद मैं इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस चेक करूँगा और फिर उसका एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा, साझा करूँगा। अब आप कमेंट्स में अवश्य बताइएगा कि इसका बैक प्रेशर हमें कितना रखना चाहिए। क्या हमें इसका बैक प्रेशर 10 psi रखना चाहिए या फिर 15 psi, या फिर हमें इसका बैक प्रेशर 5 psi रखना चाहिए, ताकि हम एक अच्छी कूलिंग प्राप्त कर सकें। ये आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में कि इसका बैक प्रेशर मैंने कितना रखा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।